Everyone. So our today's topic is from metal ligand bonding in transition metal complexes about crystal field theory. So इस चैप्टर में हम crystal field theory के बारे में बात करेंगे. So crystal field theory is actually an electrostatic model. So crystal field theory जो है वो एक electrostatic model है इस तरह का, जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसके आसपास जो लाइगेंड्स हैं दे विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्जेस, नेगेटिवली चार्ज्ड ligands, right? So the metal ion will be positive and therefore attract the negatively charged ligands. But there are electrons in the metal orbitals which will experience repulsions with the negatively charged ligands. So metal जो आयन है वो पॉजिटिव है और वो नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मेटल के पास भी ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्शंस फ्रॉम दीज नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के assumptions की, मेन पॉइंट्स की, मेन पोस्टुलेट्स की. सो द assumptions ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आर, नंबर 1, the interactions between metal ion and ligand are purely electrostatic, that means ionic. जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल आयन और लाइगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो प्योरली कोवलेंट हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि मेटल आयन और लाइगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, मींस आयनिक हैं. सेकेंड पॉइंट इज द लाइगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस. जो लाइगेंड्स हैं उनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया जाता है, आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस. तीसरा पॉइंट, इफ द लाइगेंड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर तो लाइगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो मेटल आयन और लाइगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट इज प्योरली आयन आयन इंटरेक्शन. और अगर लाइगेंड न्यूट्रल है, फॉर एग्जाम्पल अमीन, राइट, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट विल बी ऑफ आयन एंड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि मेटल आयन आयनिक है, आयन है, और जो ये न्यूट्रल लाइगेंड है इट विल एक्ट एज अ डाइपोल. सो द इंटरेक्शन बिटवीन this type of metal ion and ligand will be ion dipole interaction. So अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट, तो इस केस में जो इंटरेक्शन है मेटल और लाइगेंड के बीच में वो आयन आयन है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल और लाइगेंड के बीच में इंटरेक्शन है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन. चौथा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल आर अंडर रिपल्शन फ्रॉम दोज ऑन द लाइगेंड्स. सो मेटल के पास जो फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन फील करते हैं फ्रॉम लाइगेंड्स, क्योंकि लाइगेंड्स भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, लाइगेंड्स के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल ऑक्यूपाई दोज डी ऑर्बिटल्स विच आर फारदेस्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लाइगेंड्स. सो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास हैं डी ऑर्बिटल्स में वो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लाइगेंड से अवे होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ लाइगेंड्स एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन विल हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 5d ऑर्बिटल्स. कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी रिलेटिव एनर्जीज किस तरह की हैं. So the next question is, why is this theory called crystal field theory? So इसको crystal field theory क्यों कहते हैं? So इसका आंसर है the metal ion in the environment of other ions or molecules or ligands within the lattice of crystal are affected by the non-spherical electric field
established by the surrounding ions or molecules. जो मेटल आयन है दूसरे आयन्स या मॉलिक्यूल्स जिसको हम लाइगेंड्स कहते हैं उसके एनवायरनमेंट के अंदर है, उसके एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर है, जिसकी वजह से इन लाइगेंड्स की वजह से एक नॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रीवियसली कहते थे क्रिस्टलाइन फील्ड and now it is called crystal field. So that's why this theory is called crystal field theory. So इस वजह से इसको crystal field theory कहा जाता है, क्योंकि ये जो ligands हैं within the lattice of crystal हैं और ये non spherical electric field produce करते हैं, establish करते हैं surrounding the central metal ion. So that's why it was previously called crystalline field, but now it is called crystal field. So that's why this theory is called crystal field theory. Next is the basis of crystal field theory. Now what is the basis of crystal field theory? So basic assumptions of crystal theory are, ये कुछ points हैं crystal field theory के main points. Number one is all types of ligands are regarded as point charges. So crystal field theory में जितने भी type of ligands हैं उनको हम point charges की तरह मानते हैं, means they act as point charges, and the interactions between metal ion and ligands are purely electrostatic. That means 100% ionic है, यानी कि अगर metal है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है और लाइगेंड है तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो भी ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर लोन पेयर होगा जिसकी वजह से वो डायपोल की तरह एक्ट करेगा. ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लाइगेंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जो ये ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं ये लाइगेंड्स से घिरे हुए हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लाइगेंड्स सराउंडिंग अ मेटल आयन influences the energies of d orbitals of central metal ion. So ये जो central metal ion के आसपास ligands हैं इनकी electric field के influence की वजह से ये जो d orbitals हैं central metal ion के उनकी energies influence होंगी, उनकी energies change होंगी. In free metal ion all 5 d orbitals are degenerate. जब तक मेटल आयन फ्री है, उसके साथ कोई लाइगेंड्स नहीं जुड़े हुए हैं और उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो सारे 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीजनरेट रहेंगे. डीजनरेट का मतलब है हैविंग सेम एनर्जी. सो ऑल दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल विल बी रिपेल्ड बाय द लोन पेयर ऑफ लाइगेंड्स विच विल रेज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपल्शन फील करेंगे फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ लाइगेंड्स, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी रेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ऑल अप्रोचिंग लाइगेंड्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच डी ऑर्बिटल्स द एनर्जी ऑफ दीज विल इंक्रीज बट दे स्टिल रिमेन डीजनरेट. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर अप्रोचिंग लाइगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को कोई लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे अप्रोच कर रहे हैं और उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ के आसपास स्फेरिकल फील्ड है तो उनकी जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो इंक्रीज होगी बट स्टिल दोज डी ऑर्बिटल्स विल रिमेन डीजनरेट. नेक्स्ट पॉइंट इज डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस and will experience different interactions from the ligands. d orbitals की जो 5 d orbitals हैं इनकी different orientations हैं on different axes and they will experience different interactions from the ligands और ligands के साथ इनके interactions भी different होंगी. Next point is the orbitals lying in the direction of ligands will experience greater repulsion, higher energies. Means वो वाले डी ऑर्बिटल्स जो लाइगेंड्स की डायरेक्शन में लाई करेंगे दे विल पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लाइगेंड विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन. उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी तो उनकी एनर्जी हाई होगी यानी कि उनकी एनर्जी रेज होगी टू ग्रेटर एक्सटेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्बिटल्स लाइंग डी ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम लाइगेंड्स
will experience lesser repulsion and they will have lower energies. ऐसे d orbitals जो ligand से की डायरेक्शन से दूर होंगे, away from the ligands होंगे, they will experience less repulsion and their energies will be lower and their energies will be raised to lower extent. Now that means due to electric field of ligands, ये ligands की electric field के कारण ये जो 5d orbitals हैं now they will split up. So ये जो 5d orbitals हैं क्योंकि ligand की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल मेटल आयन के आसपास है, जिसकी वजह से ये d orbitals जो हैं अब ये डीजनरेट नहीं रहेंगे, they will split up into 2 levels. So next question is what is crystal field splitting? ये जो splitting हो रही है d orbitals की, इसको हम कहते हैं crystal field splitting. So what is crystal field splitting? The conversion of 5 degenerate d orbitals of metal ion into different sets of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligands is called crystal field splitting. ये जो 5 d orbitals हैं मेटल आयन के, ये डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइगेंड्स. इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइगेंड्स की प्रेजेंस में इस थ्योरी को, इस कन्वर्जन ऑफ 5d ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. So next point is the number of ligands and their arrangements around the central metal ion will have different effect on relative energies of 5d orbitals. ये point हम already पहले भी discuss कर चुके हैं उसके main assumptions में. So अगर number of ligands और उनकी arrangement different होंगी central metal ion के, तो d orbitals की relative energies भी different होंगी. Next point is magnetic properties, spectra and preference for particular geometry can be explained in terms of d orbitals splitting in different crystal fields. So magnetic properties or spectra or preference for particular geometry can be explained in terms of d orbital splitting. So किसी complex की magnetic property कैसी है, उसका spectra कैसा है, उसकी preference for particular geometry कैसी है, तो इसको हम d orbitals की splitting की terms में in different crystal fields explain कर सकते हैं. So main point is crystal field splitting will be different in different structures with different coordination numbers. So crystal field splitting जो है वो different होगी different structures के लिए with different coordination numbers. Now these are the shapes of d orbitals. So there are 5 d orbitals, 5 d orbitals होते हैं, right? और ये जो d orbitals हैं, right? ये 3D मॉडल है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉरी dx y ऑर्बिटल का, और ये 3D मॉडल है dz स्क्वायर ऑर्बिटल का. सो रोटेट होके वो पूरे आपको डिफरेंट एंगल्स पे उसके ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे होंगे. सो ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं. ये 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dyz, dxz एंड dxy, राइट. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में आप देखिए कि जो 4 लोब्स हैं दे ऑल लाई ऑन द एक्सिस, ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में ये जो लोब्स हैं दे विल लाई ऑन द एक्सिस, एंड इन केस ऑफ dxy अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो dxy में जो ये 4 लोब्स हैं दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस, they are not on the axis. So in case of x square minus y square the lobes are on the axis, whereas in case of xy dxy orbital the lobes are lying in between the axis. इसका मतलब है अगर हम dx square minus y square orbitals को 45 डिग्री से रोटेट कर दें they will get converted into dxy, और अगर dxy को 45 से रोटेट कर दें that will get converted into dx square minus y square. So dz square में जो lobes हैं it has only 2 lobes and that lies on the z axis and a high electron density on xy plane. dyz में y और z axis के in between lobes lie करते हैं, dxz में
एक्स और जेड एक्सिस के इन बिटवीन लोब्स लाई करते हैं।